हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आज कवर करूंगी अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड देयर आर 3 कन्वेंशंस बेसिकली। फर्स्ट इज़ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एंड थर्ड इज़ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। So as you know, this channel is a step-by-step guide for commerce students and first of all I am covering accountancy। तो बुक के थ्रू ही मैं बच्चों को एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करती हूँ। तो अगर आप चाहो तो अपनी बुक्स को सामने खोलकर भी रख सकते हो। So let's start accounting conventions. So accounting conventions may be defined as custom or generally accepted practice which is adopted either by general agreement or common consent among the accountants। सो बेसिकली अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है। अकाउंटिंग कन्वेंशन एक कस्टम है, एक जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, या फिर इसको हम चलन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या एक फ़ैशन बन गया है क्योंकि काफ़ी टाइम से काउंटिंग हो रही है। लेकिन ये हुआ है विद द हेल्प ऑफ जनरल एग्रीमेंट्स और कॉमन कंसेंट अमंग द अकाउंटेंट्स। बट अकाउंटिंग कन्वेंशंस अकाउंटिंग कंसेप्ट से बहुत ही डिफरेंट है, जो कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में तो अजम्पशंस थी, कुछ चीज़ों को हमने अज्यूम करके चले थे और उसी के ऊपर बेस्ड ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। लेकिन जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है ये बेसिकली बताता है कि हमने किस चीज़ को किस तरीके से लिखना है, करना है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें उसमें आनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमें बताता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और ये कैसे हुआ है, प्रैक्टिस से हुआ है, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से आई हैं, कुछ ट्रेडिशंस बन गई हैं, मतलब बार बार काउंटिंग हुई तो उससे भी ये चीज़ें जो निकल कर आई हैं वो आ जाती हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अंदर। सो फर्स्ट इज़ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो ये कन्वेंशन ये बोलता है कि हमें जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कंपनी की इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड वो कम्प्लीटली बता देनी चाहिए, डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी है, ठीक है, उसका सफिशेंट डिस्क्लोजर भी होना चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन होगी जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स को हेल्प करे और उनको डिसीजन लेने वक्त जो जो भी चीज़ों का पहले से पता होना चाहिए वो सब चीज़ें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में फुली डिस्क्लोज की जानी चाहिए। As you know that the users of accounting informations they have their own questions which they get answered with the help of financial statements, like investors are there, shareholders are there, they want to invest money, ठीक है। तो मनी को इन्वेस्ट करने के लिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना होता है। इसी तरीके से क्रेडिटर्स हैं, उनको भी देखना होता है कि क्या ये कंपनी अभी इसकी वो पोजीशन है, सॉल्वेंट है, क्या हमें हमारा पैसा वापस मिलेगा। ऐसे ही एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, उनको भी ये देखना हो सकता है कि क्या हमें हमारी सैलरीज मिलेंगी, क्या हमारा यहाँ पे फ्यूचर सिक्योर है। सो देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस। सो उन क्वेश्चंस का आंसर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करके ही निकाल पाते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर इंफॉर्मेशन को फुली डिस्क्लोज कर देना चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हर तरीके की इंफॉर्मेशन का सफिशेंट डिस्क्लोजर होना चाहिए जिससे कि कंपनी के इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में पता चले। सो इसीलिए कंपनीज एक्ट ने भी कुछ परफॉर्मा बनाया हुआ है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिससे कि सारे कंटेंट्स जो हैं हमारे उसमें कवर हो जाते हैं जो हर कंपनी को फॉलो करना होता है। और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है जो कि बैलेंस शीट के अंदर जिसकी जगह नहीं बन पाई है डिस्क्लोज, फिर उसको कहाँ करना है वो हम कर सकते हैं बैलेंस शीट के बाहर फुट नोट्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि उसमें 3 तरीके की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फर्स्ट इज़ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो होती है विच मे और मे नॉट अकर, मतलब वो हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती। जैसे कि कोई क्लेम है, एक बिग सम पेंडिंग है, कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, तो वो भी हमें नहीं पता उसका क्या डिसीजन होगा कोर्ट का, लेकिन हमें अपने यूज़र्स की नॉलेज में उस इंफॉर्मेशन को पहले ही डालना होगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, हम उनको मिसलीड कर रहे हैं, हम उनको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को छुपा रहे हैं, तो वो हम बाय वे ऑफ फुटनोट्स दे सकते हैं। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है कि अगर स्टॉक को वैल्यूएट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ऐसे ही डेप्रिसिएशन को भी चार्ज करने के मेथड्स होते हैं, प्रोविजंस बनाने के मेथड्स होते हैं। तो अगर हम किसी मेथड को इन बिटवीन चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी हम बताएंगे फुटनोट्स के अंदर कि पहले तो हम ये मेथड यूज़ कर रहे थे और अब हम ये वाला मेथड जो है वो चेंज कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं वो भी बताएंगे। ऐसे ही कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसकी क्या मार्केट वैल्यू है वो भी हम फुटनोट के अंदर ही डाल देंगे,
ठीक है। लेकिन डिस्क्लोजिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट्स का मतलब ये भी नहीं है कि हम कंपनी के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ कर दें। ठीक है, हमने सिर्फ सफिशेंट इन्फॉर्मेशन ही डिस्क्लोज़ करनी है जो कि यूज़र्स के इंटरेस्ट की हो। सेकेंड कन्वेंशन इज़ कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी एंड दिस कन्वेंशन इज़ एन एक्सेप्शन टू दी प्रीवियस कन्वेंशन विच वाज फुल डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे सिर्फ ये कन्वेंशन ये कहता है कि वही इन्फॉर्मेशन को हमें डिस्क्लोज़ करना चाहिए जो कि मटीरियल है या फिर सिग्निफिकेंट है या फिर जो एक यूज़र को पता होनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो कि इनसिग्निफिकेंट है, मटेरियल नहीं है या फिर इररेलेवेंट है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन को कंपनी को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि अनइम्पॉर्टेंट है उन आइटम्स को या तो हम छोड़ देंगे या फिर इसको दूसरी आइटम के साथ मर्ज करके लिखेंगे। नहीं तो क्या होगा, जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है वो अननेसेसरीली ही ओवरबर्डन हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमने अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को ओवरबर्डन नहीं करना है, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन भी नहीं वहाँ पे डिस्क्लोज़ करनी, हमें वहाँ पे सिर्फ मटेरियल इन्फॉर्मेशन ही डिस्क्लोज़ करनी है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल है या नहीं, क्या वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो डिस्क्लोज़ करने के लायक है। तो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने डिफ़ाइन किया है मटीरियलिटी को, दैट एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटीरियल इफ़ देयर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। तो मटीरियल इन्फॉर्मेशन वो मानी जा सकती है जिससे कि किसी पोटेंशियल इन्वेस्टर के डिसीजन को इफ़ेक्ट हो सकता हो। ठीक है, देयर इज़ वन मोर डेफिनेशन बाय कोहलर। Materiality is the characteristics attaching to a statement, fact or item whereby its disclosure or the method of giving its expression would be likely to influence the judgment of a reasonable person। तो यहाँ पे भी सेम वही डेफिनेशन जो पहले की है वही मीनिंग है यहाँ पर, दैट वो सब स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स और आइटम्स जिससे कि उनको बताने से किसी भी रीज़नेबल पर्सन की जजमेंट पे इफ़ेक्ट आ सके। तो हमें वो सब फैक्ट्स को ध्यान में रखना है जिससे भी किसी भी पर्सन को डिसीजन लेने की जो कह सकते हैं डिसीजन लेने के वक्त जिससे वो इफ़ेक्ट हो सके, वो सब स्टेटमेंट्स और फैक्ट, ठीक है, वो सब मटेरियल हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली ये है कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन हो सकता है किसी एक कंसर्न के लिए मटेरियल हो, लेकिन किसी और कंसर्न मतलब बिज़नेस के लिए इममटेरियल हो। जैसे कि अगर बात की जाए कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स होते हैं मतलब जो लूज़ टूल्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसकी जो कॉस्ट है वो हो सकता है मटेरियल हो स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप के लिए। तो अगर कोई स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप है उसके लिए इसकी कॉस्ट बहुत मटेरियल हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी हो सकती है क्योंकि वो छोटी कंसर्न है, वो सिग्निफिकेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर सेम फिगर मतलब कि मान लीजिए 5000 के स्मॉल टूल्स हैं किसी स्मॉल कंसर्न रिपेयर शॉप के पास, ठीक है, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन सेम कॉस्ट जो है 5000 रुपीज़ किसी बड़ी कंपनी के लिए जैसे कि एस्कॉर्ट्स लिमिटेड कंपनी के लिए वो इन्फॉर्मेशन 5000 रुपीज़ की जो कॉस्ट है दैट विल बी इनसिग्निफिकेंट। इसी तरीके से हमें ट्रांजैक्शन की नेचर को भी ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर स्टॉक को वैल्यूएशन करने के दौरान अगर 500 रुपीज़ का कोई डिफरेंस आता है तो वो एक इममटेरियल है। जैसे मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते वक्त उसकी वैल्यूएशन करनी है कि इसकी कितनी कॉस्ट है, ठीक है, तो 500 रुपीज़ का जो डिफरेंस होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर 500 रुपीज़ के कैश की बात होगी तो वो मटेरियल होगा, सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि कैश में तो आपको पता ही होगा कि थोड़ा से अमाउंट का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। तो वहाँ पे हम इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि कैश एक खुद अपने आप में ही सिग्निफिकेंट हेड है। तो यहाँ पर अकाउंटेंट को ही ये जज करना होगा किसी भी ट्रांजैक्शन की इम्पोर्टेंस को लेके, ये देखना होगा कि ये कितना मटेरियल है या नहीं और कैसे उसको डिटरमाइन करना है। नाउ थर्ड कन्वेंशन इज़ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है वेरी वाइजली,
ठीक है। तो ये कन्वेंशन ये बोलता है कि हमें बहुत ही वाइजली, समझदारी से और बड़ी स्मार्टली चलना होता है। तो ये कन्वेंशन ये बोलता है दैट वी हैव टू एंटिसिपेट ऑल द लॉसेस एंड वी हैव टू मेक अरेंजमेंट फॉर दोज, बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। तो ये कन्वेंशन ये बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले सब लॉसेस को हमने पहले ही एंटिसिपेट करना है, मतलब प्रिडिक्शन करनी है कि कौन कौन से लॉस हो सकते हैं, और उसके बाद उसकी तैयारी भी करनी है आज ही। उसके लिए हमें आज से ही प्रोविजंस बनानी होंगी, ठीक है, क्योंकि जब 2-3 साल के बाद अगर वो लॉस हो गया तो हम उसको फेस करने के लिए रेडी रहने चाहिए। लेकिन दूसरी ओर ही जो फ्यूचर में हमें गेन्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई विंडफॉल गेन्स हो सकते हैं या ज़रूरी थोड़ी लॉसेस होंगे, कोई चीज़ें हमारी फेवर में भी तो जा सकती हैं, लेकिन हमने उसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी। मतलब ये नहीं सोचना हमने कि 3 साल बाद या 4 साल बाद तो हमें बहुत गेन्स हो जाएंगे, तो आज ही उस हिसाब से अपनी रिकॉर्डिंग्स को उसको भी शो करो। लेकिन लॉसेस को हमने आज ही उसकी प्रोविजंस बना के शो करना होता है। तो दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि इस पॉलिसी को बोलते हैं प्लेइंग सेफ। तो यहाँ पे फ्यूचर में होने वाली ऑल नोन लाइबिलिटीज़ और लॉसेस को हमें डिटरमाइन करने की कोशिश करनी है और उसके बाद उसके ऊपर प्रोविजंस भी बनानी है। बट हमें साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हमने वो वाला तरीका उठाना है जिसका सबसे कम फेवरेबल इफ़ेक्ट हो हमारे प्रॉफिट पे, मतलब कि जिससे कि हमारे प्रॉफिट्स कम हो, क्योंकि ये ऑपोजिट है। मतलब लॉसेस के लिए तो पूरी तैयारी कर लेनी है, लेकिन प्रॉफिट के लिए हमने वो वाला मेथड उठाना है जिससे कि हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो कम शो हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स भी हैं। फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक हमने या तो जितने की मुझे वो मैन्युफैक्चर हुआ वो वाला कॉस्ट प्राइस हो गया, और रियलाइजेबल वैल्यू जितने का वो बिकेगा। तो हमने जब हमने उसको रिकॉर्ड करना है क्लोजिंग के टाइम पे, तो हमने उसकी वैल्यू जो लेस होगी हमने उसको रिकॉर्ड करना है। अगर मोर वाले को रिकॉर्ड कर देंगे तो क्या होगा, फिर तो मेरे प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, तो हमने उसको लेस शो करना है, ठीक है। उसके बाद ही सेकंड पॉइंट है जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। तो एक्चुअल बैड डेट्स तो हो गए, ठीक है, लेकिन हमने उसको ध्यान में रखते हुए ये भी सोचना है कि फ्यूचर में कितने के बैड डेट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें आज से ही प्रोविज़न तैयार करनी है। और बैड डेट्स का मतलब सिंपली अगर आपको याद हो तो वो यही होता है कि जब हम उधार पे सामान बेचते हैं और हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं, अगर हमारे डेटर्स हमें पैसा ना दे तो हम बोलते हैं हमारे डेटर्स बैड हो गए हैं, तो उसको हम बैड डेट्स बोल देते हैं। थर्ड इज़ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू भी हम सरेंडर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट है प्रोविजन फॉर अ पेंडिंग लॉ सूट अगेंस्ट दी फर्म। मतलब किसी ने हमारे ऊपर कोई केस किया हुआ है और अभी उसका डिसीजन नहीं आया है, लेकिन अगर उसका डिसीजन हमारे अगेंस्ट हो गया, मतलब अगर मान लीजिए वो केस जिसने हमारे ऊपर किया है अगर वो जीत गया, तो हमें एक बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी होगी। लेकिन अभी तो वो कोर्ट केस चल रहा है, तो हो सकता है उसमें 2-3-4 साल लग जाएं, लेकिन उसके लिए भी हमें आज से ही तैयारी कर देनी शुरू कर देनी है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन हम इतनी बिग अमाउंट देंगे तो हमारे प्रॉफिट्स पे बहुत इफ़ेक्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम आज ही उसकी प्रोविज़न बनानी शुरू कर देंगे। अब इसका कुछ इफ़ेक्ट भी है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब जब हमने इस कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस वाले कन्वेंशन को जब भी फॉलो करना है, हमें इसको बहुत ही ध्यान से फॉलो करना है, नहीं तो इससे दो चीज़ें हो जाएंगी, जो कि है फर्स्ट, जो हमारे प्रॉफिट वैल्यू बहुत ही डाउन शो हो जाएगी इन कंपैरिजन टू एक्चुअल प्रॉफिट। वो तो होगा ही, क्योंकि हम लॉसेस की तो पूरी तैयारी कर रहे हैं और प्रॉफिट को हम लीस्ट प्रॉफिटेबल मेथड को यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारे प्रॉफिट्स दिखे ना, ठीक है। बट फिर भी हमें कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी ना हो एक्चुअल में और जो कि हमने शो किए हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ बैलेंस शीट विल डिस्क्लोज अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। इस तरीके से क्या होगा, जो एसेट्स की वैल्यू है वो अंडर स्टेटमेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी हमने विच एवर इज लेस वाली ली है, ठीक है, और उसके बाद जो लाइबिलिटीज़ है वो मैक्सिमम शो हो जाएंगी। वो भी इसलिए मैक्सिमम शो हो जाएंगी क्योंकि हमने डिविजन्स वो सब चीज़ें भी हमारी लाइबिलिटी ही होती हैं। अगर ये दोनों इफेक्ट्स आते हैं तो उससे क्या होगा, सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट करने की नौबत आ जाती है, जो कि वैसे हर कंपनी करती ही है।
तो एक डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो जाता है विद द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल तो ये कहता है कि सारी चीज़ों को, मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करो, लेकिन एक तरफ हमने सीक्रेट रिजर्व्स भी बनाए हुए हैं। सीक्रेट रिजर्व्स मतलब कि कुछ पैसा हमने रिजर्व, एज ए रिज़र्व तौर पे हमने रखा हुआ है सीक्रेटली, और उसको हम कहीं शो नहीं कर रहे। फिर अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को हम जो है वो वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारा ये वाला कन्वेंशन वाला टॉपिक भी ओवर हो जाता है और हमारा 3rd चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।